बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम हमेशा की तरह ये तवक्को करते हैं, ये उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपके दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो आज हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ मुस्बत खबर के साथ करने वाले हैं। और अच्छी खबर है जी, महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी आ गई है कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी की गई है और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 259 रुपए 34 पैसे हो गई है, जबकि जो बाकी पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें वहीं बरकरार हैं। तो शहरबानो आज की ये अच्छी खबर है, मैंने अच्छी खबर ये सोचा आता है अच्छी खबर दी जाए। बहुत अच्छा किया आपने और ये वो खबर है जिसका असर सब पर पड़ता है, ना सिर्फ हम पर, सुनने वालों पर, सब लोग खुश होंगे। कुछ तो कमी आई, 8 रुपए तो कम हुए, लेकिन इसमें एक सवाल है मेरा, मासूमाना सवाल आप उसको कह सकते हैं कि कीमतें तो कम होती हैं, डॉलर की कीमत भी नीचे आती है, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम ने कीमतें बढ़ाई होती हैं वो वापस नहीं आती। हाँ जी, ये तो होता है हमारे साथ कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो हम ये देखते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी जिन्हें हम अशाए ज़रूरिया कहते हैं, जो डेली रूटीन की चीज़ें, उनकी प्राइसेस ऊपर चले जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एकदम से पेट्रोल की कीमत नीचे आती है, लेकिन जिन चीज़ों की कीमतें पेट्रोल की प्राइस के साथ बढ़ी होती हैं वो वहीं रह जाती हैं, वो नीचे नहीं आती हैं। तो पता नहीं क्या मामला है ये। वैसे हमने बड़े बड़े माहिर मईशत से भी ये सवाल किया, लेकिन आज तक इसका हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? इस सिस्टम को कैसे सेट किया जाएगा, लेकिन इसी से मिलती जुलती जुड़ी हुई खबर मेरे पास भी मौजूद है। अच्छा। वो ये है कि प्याज जो है वो 240 रुपए किलो में मिल रहा है। तो पेट्रोल तो अब प्याज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हांडी में कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अगर आपने हांडी पकानी है तो आपका बड़ा अहम जुज़ है प्याज, यानी आप प्याज के बगैर हांडी मुश्किल ही है। कुछ हांडी हैं एक दो ऐसी कि आप प्याज के बगैर बना सकते हैं, लेकिन आप रोज़ाना नहीं बना सकते। तो हमारे जो सियासतदान हैं उनकी जानिब से बड़े मशवरे दिए जाते हैं। जब चीनी महंगी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप चीनी खानी छोड़ दें, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जब टमाटर महंगे हुए थे तो उन्होंने कहा था दही का इस्तेमाल करें, आप टमाटर का इस्तेमाल ना करें। और जब कीमत बढ़ी है गंदम की और आटे की, उन्होंने कहा जी 2 रोटियां खाने की बजाय आप लोग 1 रोटी कर दें। तो प्याज के लिए क्या करें? सियासतदानों की जानिब से शहरबानो ये वाले जो हाल तो सामने आते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअली में अवाम को रिलीफ कैसे देना है वो बात अभी कोई भी नहीं करता। लेकिन अभी तो खैर इंटरिम गवर्नमेंट है। हाँ, और वैसे भी इलेक्शंस आने वाले हैं हजीम, अब तो कोई अच्छा मशवरा आना चाहिए और मशवरे के अलावा इसकी कीमत में मजीद कमी होनी चाहिए। शहरबानो के प्याज का इस्तेमाल बंद कर दें। तो क्या करें? वैसे अब आप भी कुकिंग आई एम श्योर करती होंगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्याज का क्या है ऑल्टरनेटिव, कुछ पता है आपको? मतलब मैं वो बता रही हूँ, कुछ ऐसी 1-2 हैं खाने ना डालें तो बहुत लजीज बनते हैं, लेकिन हमारे देसी जो फूड है ना उसमें प्याज, अगर आपने ग्रेवी रखनी है, अगर आपने शोरबा रखना है तो प्याज बहुत अहम किरदार अदा करता है। और हमें कुछ आदत भी है प्याज वाला खाना खाने की। सलाद में भी प्याज, चलिए सलाद में तो बगैर गुजारा हो सकता है, हांडी में गुजारा नहीं हो सकता, सालन में गुजारा नहीं हो सकता। तो 240 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बिक रहे हैं। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया। आवाम को थोड़ा यहाँ पे भी रिलीफ दें, फिर थोड़ा अपने घर में हांडी अच्छी से बना लें, वो थोड़ा सा प्याज ज्यादा। प्याज अनटचेबल हो गया ना, प्याज जो है वो अब कुव्वत खरीद से बहुत महंगा हो गया। तो जी हम तो ये दुआ करते हैं कि कुछ रहम हो इस कौम के ऊपर और चीजें सस्ती हो, इंसान आराम से खरीद सकें, सब्जियां एटलीस्ट आराम से खरीद सकें और अपने खाने एंजॉय कर सके कम से कम। बहरहाल जी, तो ये तो एक अच्छी खबर हमने आपको दी। एक थोड़ी सी बुरी खबर थी कीमतों के एतबार से। बचपन में ये किस तरह का सवाल है वैसे? मतलब ये नॉर्मल सवाल है। कुछ लोग जो हैं वो इम्तिहानात में नकल लगाते थे। नहीं। कुछ मेरे जैसे होते हैं कि जिनके सामने शीट पड़ी हो तो वो जितने भी लफ्ज है वो डांस करना शुरू करते हैं। मुझे नजर ही कुछ नहीं आता। वो शहरबानो कहते हैं नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। हाँ। तो हम कई दफा इस तरह से नकल कर लेते हैं कि पता ना चले, लगता यही है कि टैलेंट है भाई, लेकिन पता चल जाता है जी। और इस नकल से रिलेटेड वैसे खबर भी मेरे ज़हन में आई है शहरबानो, और वो खबर ये है कि हम लोगों के यहाँ पॉलिटिशियंस को तो हमने कई दफा लड़ते झगड़ते देखा है किसी ना किसी बात के ऊपर, लेकिन मैंने देखा कि ये ट्रेंड पूरी दुनिया में ही है। पूरी दुनिया में ही हर जगह पे मोरलेस सियासतदान एक तरह ही होते हैं। और हुआ कुछ ऐसे जनाब के मिस्र की एक खातून है, रुकने पार्लियामेंट हैं, और नशवा एम राइफल इनका नाम है जी। राइफ इनका नाम है। और इन्होंने क्या किया कि लेकिन मैंने राइफल बोल दिया। आपने सही किया, जैसे उन्होंने राइफल ही चलाई उन्होंने राइफल ही चला दी। बिल्कुल लॉ के ये एग्जाम दे रही थी अपना, और शक्ल से तो बहुत लायक लग रही है मुझे। यही तो बात है, ये तो टैलेंट होता है। और पता ये चला कि उन्होंने ना हेडफोन्स लगाए हुए थे और इस हेडफोन के जरिए वो चीटिंग कर रही थी एग्जाम की। इसीलिए हिजाब लिया हुआ है। अच्छा। हमारा मोस्टली ये यहाँ पे भी होता है। एग्जामिनेशन हॉल में मोस्टली गर्ल्स के ना हिजाब खुलवाए जाते हैं, क्योंकि हिजाब के अंदर, हाँ, और हिजाब के अंदर उन्होंने एयरपॉड्स लगाए होते हैं। ओहो।
तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया वैसे, इन्होंने भी एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे और जो इन्विजिलेटर हैं जब उनको शक हुआ उन्होंने जनाब तलाशी ली तो हेडफोन्स निकल आए। उन्होंने लेकिन कहा जी उसके आप तो बाद एक चीटिंग और कर रही मसला हैं। हो गया ना। फिर मसला बन गया, उन्होंने कहा जी अगर मैं चीटिंग कर भी रही हूँ तो इसमें क्या है, क्योंकि क्या है, तो अगर normal मैं बात है। कानून का पेपर देने के लिए हाँ। चीटिंग कर रही हूँ, कानून साजी भी तो हमने ना करनी है हम ही ना, नहीं करनी है, तो जाके। मैं ही तो आगे बनूंगी। तो प्रोफेसर जो वहाँ पर मौजूद थे और जो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर मौजूद थी उनको इन्होंने मारा है और उसके बाद फिर इन पर मुकदमा जो है वो हुआ है और हाँ जी कार्रवाई का बिल्कुल, इनके आगाज शुरू खिलाफ कर दिया गया कानूनी है। कार्रवाई की गई। तो वो क्योंकि कहती और उन्होंने- मार पड़ी है उनको कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों, नकल लगाते हो। अच्छा, जिन्होंने कानूनी कार्रवाई करवाई ना टीचर्स ने, उन्होंने भी एक बोला कि आप बाद में जाके बेशक कानून बनाएंगे लेकिन उससे पहले कानून का सामना तो करें ना जरा। और ये भी कानून आप जैसो नहीं बनाया हुआ है, तो जरा अच्छा, देखें। इससे मुझे एक शेर भी याद आ गया, इससे मिलती जुलती एक और खबर है मेरे पास। अच्छा, शेर याद आया, प्लीज इब्तिदाए इश्क है करता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या? तो चोरी चोरी कह रही हूँ नकल से। और एक और बात मुझे याद आ गई है, नकल से वो कहते हैं ना चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अच्छा। तो इसी से मिलती जुलती एक और मिसाल है कि भारत में एक आदमी है जिनका नाम है अंग्रेज सिंह। अच्छा। वो जनाब नौजवान है 34 साल के। उनकी गर्लफ्रेंड जो थी उनका इम्तिहान था, तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी बियर्ड करवाई यानी क्लीन शेव किया। उसके बाद उन्होंने हेयर एक्सटेंशन लगाई और उन्होंने मेकअप अच्छा, किया। ये फोटो भी तो उसकी ये तो फोटो वो भी बनाई अपनी गई है। गर्लफ्रेंड का रूप धार कर उनका पेपर देने चले गए। कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ये मोहब्बत इंसान के, और ये my जीती God। जागती मिसाल है। परमजीत सिंह को सच्चा कौर। प्यार मिल गया। जी जी, परमजीत कौर जो है उनका सरकारी नौकरी के लिए एक इम्तिहान था और ये उनसे मोहब्बत करते हैं जनाब। इन्होंने कहा कि जी ऐसी कौन सी बात है, हम तो इसका हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, ये सरकारी नौकरी का इम्तिहान क्या है हमारे ऊपर सामने। एक तो वो सिख बिरादरी से हैं, ऊपर से उन्होंने क्लीन शेव करवा लिया, ये बहुत बड़ा जहाद है उनके देखिए लिए। जी, उन्होंने क्लीन शेव और कराई उसके है, ऊपर से मेकअप फिर किया वो है। खवातीन के लिबास में मलबूस होकर खवातीन के एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं। अच्छा शहरबानो, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें भला क्या चीज हुई क्या? कि जब ये गए ना वहाँ पे, तो वो जैसे रोल नंबर स्लिप होती है ना, उन्होंने एग्जामिनर ने Check रोल नंबर किया। स्लिप देखी, उन्होंने कहा यार शक्ल मिलती नहीं है, लेकिन ये साहब वहाँ पे बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे, उन्होंने कहा जी मेरी फोटो है। लेकिन ये जो तस्वीर नजर आ रही है तो इसी की है। उन्होंने I बोला think- ना वो शक्ल मिलती जुलती हुलिया बना के गए ना, मेकअप करके क्लीन शेव करके। हाँ। फिर एग्जामिनर भी स्मार्ट था ना, उन्होंने बायोमेट्रिक्स करा लिए। ओह माय गॉड, अच्छा बायोमेट्रिक्स करवा लिए। बायोमेट्रिक्स करा लिए, तो वहां से ये साहब जो थे पकड़े गए और फिर नो इनको भी नो, लेकिन ये कार्रवाई प्यार का की सामना और करना इश्क पड़ गया की जो है ना, कानूनी। उन्होंने काफी बड़ी मिसाल दे दी है। अब लोग ये करना ना शुरू कर दें, बड़ी मेहरबानी है, इससे प्यार व्यार कोई नहीं सामने आता। अपना इम्तिहान खुद दें और आप अच्छे से कामयाब हों तो आपकी जो उसके साथ शादी करें वो भी कामयाब लेकिन हो मैं जाएगी। वैसे थोड़ी दाद दूंगा यार इस आदमी को कि वो कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत वही दाद होती है देंगे, वो इस टाइम जो- जेल में है। वो एक अलग कहानी है। सच्ची मोहब्बत वही होती है जनाब के जो इम्तिहानात कहते हैं, दे। औखे टाइम तेरा नाल खलोवे ना ਉਹੀ दुख सुख ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਹੱਦ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। नहीं वो भी करेंगे, वो भी साथ ही हमारी बेस्ट विशेष साथ है जी। अगर वो मोहब्बत वाकई करते हैं एक दूसरे से तो वाकई जो है उनके जो भी मुस्तकबिल के गोल्स हैं उनके लिए हमारी चलो ये बेस्ट तो हो विशेष गया। उनके शादी लिए। से मुझे याद है अजीम, अगर कहीं पर ट्विंस या ट्रिपलेट्स पैदा हों तो कितना उसको जश्न मनाया बिल्कुल, जाता है वो कि ट्विंस खुशी की बात बेबीज है, पैदा हो सेलिब्रेट गए करते हैं। तो जानवरों में भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी बिल्कुल, सफ़ेद अफ्रीकी शेर जोड़े के यहाँ जो है नन्हे बच्चों की पैदाइश हुई है और ये एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 6 बच्चे पैदा हुए जी। कराची का निजी चिड़ियाघर है जहाँ पर सफ़ेद अफ्रीकी Cute। शेर जोड़ा वहाँ पर मौजूद है और इनके यहाँ 6 बच्चों की ये पैदाइश हुई, कितने जो कि प्यारे हैं ये। अपने आप में एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। और उसकी फुटेज भी हमने ले ली है, टीवी स्क्रीन पर आप देख खूबसूरत। सकते हैं कितने क्यूट ये लग रहे हैं। और कितना इंतजामिया प्यार जो है कर वो भी रहे बड़ी शेर खुश हुई में। है जी इस सारे मौके के ऊपर, क्योंकि उनके लिए भी एक खुशी का वो समा देखो, बन जाता है। जो वो अपने बच्चों की तरह ही पालते हैं इनको। जानवरों की माएँ भी माएँ होती हैं ना, किस तरह से अपने बच्चे को प्यार कर रही हैं वो देखिएगा। और कितने क्यूट है माशाल्लाह, अच्छा, बहुत 6 प्यारे। बेबी बॉयज हैं। ओह माँ, अच्छा 6 बेबी बॉय। 6 बेबी बॉयज हैं ये। क्या बात है, और very अफ्रीकी nice। और वैसे ये शहरबानो नायाब नस्ल है, वाइट टाइगर। और पाकिस्तान के लिए भी वैसे और ओवरऑल अच्छी मजे की खबर है बात कि ये है हम कि लोग 6 के 6 अच्छे सेहतमंद हैं। सेहतमंद है जी, बिल्कुल सेहतमंद है। और हमारे लिए ये एजाज़ की बात भी है, खुशी की बात भी है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में पाकिस्तान भी एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल। तो जू कीपर्स को भी मुबारकबाद हम देते हैं कि जिन्होंने एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्रोवाइड की होगी इस और जोड़े इसके को। साथ जू कीपर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि आपने इन 6 बच्चों का और इनकी मदर का खास ख्याल रखना है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया है और बहुत क्यूट है माशाल्लाह बच्चे। अच्छी बात है, इसी तरह से जो एनिमल का ख्याल रखना चाहिए। और एनिमल लवर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है हाँ, जी। और जो
इनको पसंद करते हैं वो जाके देख भी सकते हैं जू में। देख भी सकते हैं तो अच्छा, बिल्कुल। अगर आप अजीम, अक्सर मैंने सुना है आप कहते रहते हैं मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मुझे चार्जर चाहिए, चार्जर कहाँ अच्छा, पे है, ये है वो मैं है। पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी बैटरी खत्म ना हो, मेरे फोन की बेशक खत्म हो, अपनी बैटरी में चार्ज रखता हूँ। पान की बैटरी खत्म होने वाली है। अमूमन ये भी हुआ था कि अब 2024 से ऑनवर्ड्स ये कहा गया है कि सारे जो मोबाइल फोन है ना उनकी पोर्ट एक होगी ताकि चार्जर जो है वो एक यूज किया जाए। जी जी बिल्कुल। ये मसाइल ही खत्म हो कि आईफोन का कोई और है तो एक एंड्रॉइड का कोई और एक है। और चीज, जब गर्मियां आती हैं आपको पता है घरों में अब हर बंदा सोलर पैनल तो अफोर्ड नहीं करता, यूपीएस चलते हैं, तो यूपीएस की बैटरी भी चली जाए तो उसके बाद फिर बिल्कुल ही आप वो भी बैठे होते हैं। बड़ी बुरी वैसे हालत भी होती है। लाइट जाने के बाद तो बिल्कुल अगर आपका यूपीएस बंद हो जाता है और आपका नेट बंद हो गया, तो आपका फोन बंद हो गया, तो आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो तारीख रातों की एक मिसाल बन चुकी है, डूब चुकी है, कुछ नहीं रहा मेरे पास करने को। फिर आप अपने घर वालों से बात करते तो आपको एहसास होता है यार ये तो अच्छे लोग हैं। अच्छा तो खैर 50 साल तक आपको बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। वाह वाह, 50 साल तक। यस, दुनिया की पहली जौहरी बैटरी तैयार कर ली गई है। तो चीनी कंपनी बेटा वॉल्ट ने ये दावा किया है कि बैटरी को चार्ज किए बगैर 50 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एटमी बैटरी दुनिया की पहली जौहरी बैटरी है। इस बैटरी को मुस्तकबिल में फोन और ड्रोन जैसे कमर्शियल आलात के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी ही कमाल किस्म की इन्वेंशन है और मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि जी अब आप जो है वो तारे लगाने से आपकी जान उठती और सकेगी। आपको कुछ सुख का सांस आएगा। अब पता नहीं ये आम सारिफ के लिए कब मार्केट में और दस्तयाब पता नहीं होती क्या है, इसके नर्ख लेकिन होंगे। हाँ ऑब्वियसली महंगी तो होगी ये, लेकिन ये बड़ी कमाल इन्वेंशन है। 50 साल तक आप बैटरी चार्ज किए बगैर जिस भी आले में ये बैटरी लगी होगी उस आले को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन और अजीम, कंपनी का जो दावा है वो मुझे बड़ा पसंद आया है। मैं भी ये बात करने वाला था। अच्छा। मुझे भी ये चीज़ ने बड़ा मुतासिर किया है और उन्होंने बताया कि जी टोटली टोटली महफूज है। ऑल्दो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है तो ताबकारियों से महफूज है हर तरह की। साथ ही साथ शहर बानो ये मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है बैटरी। उन्होंने बोला -60 से लेके जी जी -60 से लेके 126 गालिबन जो टेम्परेचर है 126, इस टेम्परेचर के दौरान भी ये बैटरी जो है रिलायबल है। अब ये जो महंगी कंपनीज हैं जो अपने चार्जर्स के भी अलग अलग पैसे चार्ज करती हैं, पता नहीं उनका क्या बनेगा। खैर अच्छी बात है, आवाम को तो इससे रिलीफ वो ये मिलेगा। बैटरी महंगी बेचेंगे, एग्जैक्टली वो फोन के जो है रेट्स बढ़ा देंगे। फोन की प्राइस बढ़ा देंगे। वो बोलेंगे जी ये जौहरी बैटरी वाला फोन है yes, yes, और yes. इसकी कीमत इतनी होगी। ओके जी, इंतखाबात आने वाले हैं जी। ओहो, इंतखाबात में तो अब अच्छा मुल्की सियासत में निशानात अलॉट आजकल किए गए हैं। अगेन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है और वो यही बनी हुई है कि पीटीआई के जो बल्ला इंतखाबी निशान है वो तो नहीं मिला उन्हें, लेकिन अब उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ जो निशानात हैं उन तो पर अजीम इस पर इलेक्शन बात लड़ने जा करेंगे, रहे हैं। लेकिन मुझे स्टूडियो में कोई चमकता हुआ नजर आ रहा है। अदनान आदिल साहब आज बहुत चमक रहे हैं, जी इनको वेलकम करते हैं। अदनान साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी इंजॉय कर रहा हूँ लाहौर की। इसलिए चमक रहे हैं। अदनान आदिल साहब हम देख रहे हैं आपके शो में आया हूँ ना, इसलिए चमक कर आया। ये असल में वाइब ऐसी है। जी अदनान साहब नून लीग मैंने ने कहा आप वेलवेट के कपड़े पहनती हैं तो मैं मैं भी वेलवेट का वेलवेट का कोट पहन लेता हूँ। ये आजकल वैसे सही मैचिंग चल रही है। सही मैचिंग अदनान है। साहब कल ये- कल नाजी साहब ने भी ग्रीन हाईनेक पहनी हुई थी और मैंने शहर वालों ग्रीन ने कोट ग्रीन कोट पहना हुआ पहना हुआ था। मैंने बस शहर वालों से मुकाबला कर लिया। बहुत कामयाब हो गया आप। अच्छा, इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू है और हम देख रहे हैं कि निशानात अलॉट कर दिए गए। निशानात अलॉट कर दिए गए। डिफरेंट निशानात सामने आ रहे हैं। तो उकाड़ा में मरियम नवाज ने कल धुआंधार एंट्री भी दी थी उनकी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं वो निशानात पे करने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मिला है वो है मोर। किसी को जूते का भी हाँ जी, जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो जूते का भी दिया साहबजादे गया हैं उनका इंतखाबी निशान जूता और उनकी किसी को साहबजादी बैंगन। मेहरबानों को जो है आपको वो कौन सा पसंद? मुझे पसंद है तीर। और आपको? मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि इसमें वैरायटी इतनी है। अच्छा, इन गधा सब गाड़ी भी में- मिला है इन लोगों सब को। में मुझे तीर बेहतर गधा लगा। गाड़ी, गधा गाड़ी भी गधा मिला है। गाड़ी, जी जी। ओ माय गॉड, टरबाइन, जूता और गधा जूता, गाड़ी, ये क्या हो गया? आपका चिमटा भी favorite- मिला, किसी को चिमटा मिला है, चिमटा, मेहरबानों को चिमटा मिला है। बाजा, अल्लाह। बाजा बजे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को गलती से उन्होंने तीर का निशान अलॉट करने के बजाय ना व्हीलचेयर दे दिया। ये भी कल हुआ है और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जी, उस पे साहब बहुत Wheelchair? गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने व्हीलचेयर अच्छा, बैंगन भी दिया गया। आपको पता है बैंगन सब्जियों में भी हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि नापसंदीदा वो कराची से आलमगीर खान साहब जो लड़ते हैं सालन जो है ना वो तैयार उनको किया बैंगन जाता दिया है। गया। तो आलमगीर खान लंबूतरा सारंग गोल बैंगन नहीं है। शुक्र है और करेला जरताज- नहीं मिल गया किसी को। जरताज गुल साहिबा को बेंच दिया गया है।
तो आप Okay. ये देखिए बात ये है कि मेहरबानों को देखे चिमटा दिया गया, वो चिमटा बजाते थे, कहेंगे चिमटा पे लगा दे मोहर। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इनको जो निशानात अलॉट किए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी को मोहर दिया गया, चले ये तो फिर काबिल कबूल है अदनान साहब। बड़े बड़े फनी ये हाँ। अदनान साहब Oh दिए गए हैं, my ये God, डेलिबरेटली होता है ऐसा, या जो चीज़ मेरे अवेलेबल है? ख्याल से ये इन्होंने ना वो जानबूझकर ही किया गया। ये- देखिए असल में पीटीआई से बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया, लेकिन ये कि वो जो उनको ऐसे निशान दिए गए जिससे उनकी तज़हीक हो और जिससे उनका मजाक उड़े, और ये कि सबको एक दे देते ये भी नहीं हुआ, बल्कि एक कौमी असम्बली के नीचे 2 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें होती जी। हैं, तो उनका एक पैनल बन जाता है। उस पैनल में अगर तीनों को एक ही मिल जाता है, यानी एक कौमी और 2 सूबाई जो उसके नीचे हैं या 3 हैं, तो उन लोगों को आसानी होती वोटर्स को उनको पहचानने में। लेकिन सबको एहतमाम किया गया कि अलग अलग मिले जी। और ऐसे निशानात दिए गए कि उनका मजाक उड़े। लेकिन इसका उल्टा फ़ायदा भी उन्हें हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ का मजाक उड़ता है वो जल्दी फैल जाती है। मशहूर हो तो जाता उनका अब निशान जो है वो जल्दी से आम लोगों के लेकिन अदनान साहब, लोगों ये जो तक पहुंच जूता दिया जाएगा। गया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये गुची का जूता है। है? जैन कुरैशी साहब को हाँ, दिया हो गया। सकता है। बाली का शूज भी बहुत मर्दों के लतीफ लिए खोसा साहब बड़े का, महंगे लतीफ होते खोसा हैं। साहब का भी उन्हें के लेटर, जो हाँ। अंग्रेजी का लेटर के है, हाँ हाँ, वो खोसा उन्हें से इंतखाबी के। निशान तो अलॉट। ये बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि पहले था कि बानी पीटीआई को माइनस किया जाए, अब कोशिश ये है कि पीटीआई को ही माइनस कर दिया जाए, उसको 20-30 सीटों तक महदूद कर दिया जाए। उसके साथ जो रवैया है निगरान हुकूमत का कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे उनके पहले कागजात नामजदगी छीने गए, फिर उनके तस्दीक कुनिंदा उठा लिए जाते थे, कभी अगवा कर लिए जाते थे, कभी फिर उनके होल सेल में रिटर्निंग अफसरों ने सारे कागजात मुस्तरद करना शुरू कर दिए, ट्रिब्यूनल से उनको लेना पड़ा, फिर उनका निशान भी चला गया। अब भी उनके बहुत से जगहों पे लोगों के छापे पड़ रहे हैं, कहीं पर उनको उठाया जा रहा है, तो उनके लिए इलेक्शन जो है मुवाफिक नहीं है। अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, देखना ये होगा, क्या कोशिश ये थी कि शायद ये इतने बददिल हो जाएं कि इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, तो उनकी मुखालिफ पार्टी को एक वॉक ओवर मिल जाए, लेकिन वो अभी तक बाइकआउट की तरफ नहीं जा रहे, तो उनके लिए हालात इसी तरह नासाजगार होते रहेंगे। हो सकता है उनको पोलिंग एजेंट भी ना मिले, पोलिंग एजेंटों को भी उठा लिया जाए, जैसे कि अब तक का रवैया हमें नज़र आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ऐसी सूरत में पीटीआई अगर बाइकआउट नहीं करती तो फिर ये है कि उसको 30 सीटों तक, 50 सीटों तक महदूद कर दिया जाए। गेम प्लान ये लग रहा है, और निगरान हुकूमत उसके मुवाफिक नहीं है, हालात उसके मुवाफिक नहीं अदनान है। साहब पीटीआई की स्ट्रैटेजी एक देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए उनके उम्मीदवारों को, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी वोटर अपने इलाके का, जो भी पीटीआई का नुमाइंदा है, उसका देखना अगर चाह रहा है कि इंतखाबी निशान क्या है, वो कंफर्मेशन तो उस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो कामयाब होगी लेकिन स्ट्रैटेजी? अजीम, देखिए, कुछ पढ़े लिखे लोग तो कर लेंगे, अब मैं जो मेरा भी सवाल है। लिटरेट लोग हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान सादा की लोग आधी इंसान आबादी कैसे तो करेंगे? नाखानदा है या नीम खानदा है, जी। तो उनके लिए तो मुश्किल होगा, खासतौर से देहात वगैरह और में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से बहुत दूर हैं दूर अभी हैं। भी, बिल्कुल। तो वो कैसे? लेकिन ये कि बहरहाल आजकल आपको पता है मोबाइल फ़ोन तो दूर दराज देहात में भी है, बिल्कुल। वो लोगों तक मैसेज तो पहुंच जाएगा, लेकिन उससे उनके 10-15% वोट ज़ाया ज़रूर होंगे। कुछ लोग बददिल होकर घर बैठ जाएंगे, तो उससे भी उनका वोट ज़ाया होगा। अगर लोग बड़ी तादाद में वोट डालने निकल आए, फिर हालात बदल सकते हैं। अगर 60-70% लोगों ने वोट कास्ट कर दिया जी। तो फिर शायद ये बातें कामयाब ना हो, लेकिन फिर भी जो लोग आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, क्या पता वो तहरीक इंसाफ का साथ बाद में दें ना दें, वो वफादारियाँ तब्दील कर लें, क्योंकि उनके ऊपर कानून तो लागू नहीं होता डिफेक्शन का, क्योंकि वो आज़ाद जीतेंगे, तो वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त पीटीआई के लिए कोई अच्छा मुवाफिक साजगार माहौल नहीं है। अदनान साहब, कल नाजिर साहब भी कह रहे थे कि कोई नई सियासी जमात भी मार्ज़ वजूद में आ सकती है, तो लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है, इन्वायरमेंट है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बड़े एहतराम के साथ मैं उनसे इख्तलाफ करूँगा। जब तक बानी पीटीआई मौजूद हैं, उन शख्सियात के गिर्द घूमती है पाकिस्तान में सियासत, जैसे नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, भुट्टो फैमिली के गिर्द घूमती है, उनकी जो फॉलोइंग है वो बानी पीटीआई के गिर्द है। Exactly. तो जब तक बानी पीटीआई हैं, वो उनकी फॉलोइंग रहेगी, और अभी तक उनकी मकबूलियत कम नहीं हो सकी बल्कि बढ़ ही गई है। तो वो जब तक हैं पीटीआई रहेगी। पीटीआई में इख्तलाफात भी होंगे, लीडर्स आपस में लड़ते भी रहेंगे, लेकिन असल जो वोट बैंक है वो बानी पीटीआई का है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि शख्सियात के गिर्द, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, अभी भी उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी,
और उधर नवाज शरीफ। अगर आप नवाज शरीफ को माइनस करें तो फिर नून लीग तो कुछ नहीं है। हाँ जी। तो वोट बैंक तो नवाज शरीफ का ही है। इसी तरह वोट बैंक जो है बानी पीटीआई, कासिम के अब्बू का अदनान ही है। साहब, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जो है बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बड़े जोश व वलवले के साथ तकारीर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म बनाने की साजिश की जा रही है, ये मैं नहीं होने दूंगा। साजिश कौन कर रहा है? हाँ, नहीं, उनका इशारा जो है सरकारी इंतज़ामिया की तरफ है कि इंतज़ामिया बहुत फेवरेबल है नून लीग से। आपने देखा कि जब मरियम का जलसा हुआ तो सारी इंतज़ामिया उनको हेल्प करती नज़र आई। हमें वहाँ पे छुट्टी दे दी गई, स्कूलों में, कॉलेजों में, और प्रोटोकॉल मिल रहा था। तो साफ नज़र कि जो इस वक्त इंतज़ामी ढांचा है, निगरान हुकूमतें हैं, नून लीग को फेवर कर रही हैं। और लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि इस वक्त तो पीटीआई तकरीबन माइनस किया हुआ है, टेक्निकली नॉकआउट किया हुआ है उसको, वो कि उनकी वोट बैंक मौजूद है, लेकिन ऐसी मुश्किलात उनके लिए कानूनी खड़ी हो गई हैं कि वो उस वक्त पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सक रहे। तो वो एंटी नवाज वोट को कैश कराना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह पीटीआई का वोट बददिल हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मैदान में नहीं है, एज सच मैदान में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में है, तो उसका वोट तोड़ के अपनी तरफ खींच के ले आए। क्योंकि बहुत सा वोट जो पहले पीपल्स पार्टी का था टूट कर चला गया था पीटीआई में। जी। तो अब उनकी कोशिश है कि वो दोबारा वापस आ जाए, इसलिए वो ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। उम्मीदवार तो आईपीपी में मौजूद है पीटीआई के। हाँ, पीटीआई के उम्मीदवार, पीटीआई का इस वक्त जो मामला है वो काफ़ी मुंतशिर है। शिराज़ा, जैसे वो खुद कहा लतीफ़ खोसा ने कि हमारी पार्टी का शिराज़ा बिखर गया कि जब उनसे निशान ही छीन लिया वो। लेकिन ये कि बिलावल की कोशिश ये है कि पंजाब में किसी तरह दोबारा पीपल्स पार्टी को खड़ा किया जाए, जबकि हकीकत ये है कि पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं है। 4-5 सीटें जो उनके बड़े बड़े ज़ाती असर व सुख की बुनियाद पे लोग जीत सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद वगैरह। लेकिन ये कि उनकी पार्टी जो है उसकी अवाम में जो स्टैंडिंग है वो नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद पंजाब की अवाम ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, आसिफ जरदारी की क़यादत को रिजेक्ट कर दिया। अब कोशिश उनकी ये है कि उसको बहाल कराकर अपनी जगह बना सके। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, अपना तज्जिया पेश किया मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी बात है जी, पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी हैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक बड़े एजाज़ की बात आप तक पहुँचाते हैं हम, वो ये कि चकवाल की फौजिया जंजुआ ने अमेरिका में तारीख रकम की है और वो हाल ही में अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के टाउन माउंट लॉरेल से मेयर मुंतखब हुई हैं। और उन्होंने कुरान मजीद उठाकर अपने ओहदे का हल्फ लिया, जो कि बड़ा सराहा गया। सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हुए उनके इस एक्शन के और लोगों ने फिर नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। फौजिया जंजुआ ने टाउन माउंट लॉरेल में रिपब्लिकन की 36 साल की मोनोपोली को तोड़ा है और डेमोक्रेट्स को बरतरी दिलाई है। उन्होंने तारीख की पहली पाकिस्तानी और मुस्लिम खातून हैं जो मेयर मुंतखब हुई हैं। बिल्कुल जी, एजाज़ उन्होंने हासिल किया। इस वक्त फौजिया जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फौजिया, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। आपने कम्युनिटी वर्कर्स के तौर पर काम शुरू किया, मेयर का इलेक्शन जीतकर तारीख रकम की, सियासत में कैसे आई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? मुझे शुरू से बहुत शौक था। तो जब मैं छोटी थी, मैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुई हूँ, वहीं आई वाज बोर्न एंड रेज्ड देयर। तो मैं बहुत फॉलो करती थी कि कौन मेयर बना हुआ है, कौन सिटी काउंसिल के लोग हैं। जिस शुरू से बहुत शौक था। तो जब मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, मुझे नहीं कभी था कि मैं सियासत में आऊँगी। मुझे बस कम्युनिटी सर्विस में बहुत करती थी। बच्चों को ट्यूटरिंग करना, कैदियों को पढ़ाना, नर्सिंग होम में जो बुढ़े लोगों उनका ख्याल करना। तो जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पर मैं लोगों की मदद करती थी। तो ये सियासी में आना मेरे लिए एक अचानक सा सिचुएशन पैदा हुआ था। मैंने पता, मैं गवर्नर, जो हमारी न्यू जर्सी का गवर्नर, उसकी पार्टी पर थी, तो वहाँ पर मैं किसी औरत को मिली थी। तो उसको पता चला कि मैं कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम करती है, कहती तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ये एक और स्टेप है जिसमें तुम ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हें मदद करने का शौक है, कम्युनिटी सर्विस का शौक है, तो ये एक और स्टेप तुम ले सकते हो जहाँ तुम डिसीजंस बना सकते हो जो लोगों की हेल्प करे, लोगों की मदद करे। तो शुरू में मैं ज़रा हेजिटेंट थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ या ना आऊँ, कि जब सियासी में आ जाते हो तो
सिर्फ मैं नहीं आगे आऊंगी, मेरी पूरे फैमिली भी आगे आएगी। हमारे you open yourself up to everything scrutiny। और मैं काफ़ी प्राइवेट पर्सन हूँ, मुझे तो तस्वीरें खिंचवाने का भी नहीं शौक। और सियासी में आना में ये है कि हर चीज़ आगे आ जाती है। तस्वीरें आगे आती हैं, तुम्हारे बारे में जो पर्सनल चीज़ें वो सारी आगे आ जाती हैं। तो इनिशियली मैं श्योर नहीं थी कि मैं ये स्टेप लेना चाहती हूँ कि नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे और हम में इतना एक्सपोजर होए। लेकिन जितना मैंने बैठ के सोचा, इस्तिखारा किया, मैंने कहा ये जो मौका मेरे पास आया है ये अल्लाह ताला की तरफ से आया है, और ये हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। काफ़ी मेरे दोस्त है, काफ़ी मुसलमान है जो सही बात मेरे इलाके के पास रहते हैं, जो सालों से सियासी में आना चाह रहे हैं और उनको कभी मौका नहीं मिला। और जब मुझे इस तरह का मौका मिल रहा है तो मुझे ना नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैं सियासी में आई हूँ। तो शुरू से मुझे शौक था, लेकिन इस तरीके से मैं आई हूँ बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू ताला की वजह से आई हूँ। मैंने कोई सोच के नहीं किया कि मैं सियासी में आऊंगी, मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी, मैं मेयर बनूंगी। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं था। मुझे बस लोगों की मदद करने का शौक था, और ये सारी चीज़ें वैसे ही होगी। फौजिया साहिबा, ये भी बताइएगा कि खासी पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पर आपको कि आपने कुरान मजीद के साथ हल्फ लिया है, तो इस बारे में भी बताएं ज़रा। शुरू से कुरान में किया था। जब मैं काउंसिल में बनी थी 2020 में, तो उस वक्त मेरे बेटे ने कुरान पकड़ा था। वो कोविड का वक्त था, तो सिर्फ मेरा बड़ा बेटा था और मेरा हस्बैंड था। और फिर पिछले साल मेरी अम्मी, जब मैं डेप्यूटी मेयर बनी थी, तो फिर मेरी अम्मी ने कुरान पकड़ा था। तो मैं मुसलमान हूँ, मैं यहाँ पर ही पैदा हुई हूँ, लेकिन इस्लाम मेरी पहचान है। तो बीइंग अ मुस्लिम इज पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी। तो अगर मैंने अपना स्वेरिंग इन करना है तो मैंने कुरान पर ही स्वेरिंग इन करना है, क्योंकि वो मेरा कुरान है। उस पर मैं अपना ओथ, अपना प्रॉमिस उसी पर करूँगी, क्योंकि वो मेरी किताब है। बहुत अच्छी बात है फौजिया। इस वक्त दुनिया में अगर बात की जाए इस्लामोफोबिया की, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रूज पर है। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों के लिए आप पॉजिटिव इमेज कैसे क्रिएट करेंगी, क्या सोचा आप? इसी तरह तक डील किया जा सकता है, इन्वॉल्व होने से। अगर हम अपने घर में बैठे रहें और हम बाहर ना निकले, तो फिर लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। और इस्लामोफोबिया बढ़ता जाएगा। इस्लामोफोबिया और मिसकंसेप्शंस को ख़त्म करने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है। अपने लोगों से मिलो, अपने नेबर से मिलो, और उनको इस्लाम का सही तरीका बताओ। लोगों को पता नहीं है ना। लोग मूवियों में जो देखते हैं, लोग जो न्यूज़पेपर में सुनते हैं, तो वो यही समझते हैं कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, सारे मुसलमान बुरे हैं। लेकिन अगर वो किसी मुसलमान को मिले तो वो कहेंगे कि ये तो मुसलमान बंदा है, ये ऐसा तो नहीं है। तो लोगों से मिलने में, इन्वॉल्व होने में ही मिसकंसेप्शंस खत्म होती हैं। इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ ना, हमारे जो कल्चर में काफ़ी है कि बच्चों को डॉक्टर बनाओ, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, बच्चों को लॉयर्स बनाओ, बच्चों को यही चीज़ें करो जिनमें ये पैसे ज़्यादा कमाए। लेकिन अब जिस तरह का हमारा माहौल हो रहा है, बच्चों को जर्नलिज्म में आना चाहिए, बच्चों को मीडिया में आना चाहिए, बच्चों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिकॉज इन चीज़ों में आने से ही इस्लामोफोबिया और मिसकंसेप्शंस खत्म बिल्कुल साहब, हम होंगे। ये भी जानना चाहेंगे कि आप कितनी बार चकवाल आई, चूंकि चकवाल से आपका ताल्लुक है, और चकवाल की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? कितनी बार आई हूँ? मैं सिर्फ पाकिस्तान में भी अपनी ज़िंदगी में जो मुझे याद है 4 दफ़ा गई हुई हूँ। पिछली दफ़ा जो मैं गई थी 2020 में था, कोविड के दौरान मार्च में। वो 17 साल बाद में गई थी। उससे पहले मैं जब गई थी, मैंने हज किया था, और फिर हज के बाद हम पाकिस्तान गए थे शादी की कपड़े और तैयारी करने के लिए। तो पाकिस्तान में मुझे, अम्मी लाहौर की है, तो ज़्यादातर हम टाइम अपना लाहौर में ही गुजारते थे। चकवाल में मुझे बस वो जो चार्म है वो है, इस तरह लगता है जिस तरह मैं 20 साल पुरानी जिंदगी में चली गई हूँ। और जब पिछली दफ़ा मैं चकवाल गई थी, मेरे अबू भी वहाँ पर थे।
बस अब्बू के साथ चलना और अब्बू ने बताना कि इस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ और ये रिश्तेदारों से मिलना, मुझे बस वही अच्छा लगता है कि अपने रिश्तेदार और अपने कल्चर और ठीक है। अपनी हिस्ट्री से ताल्लुक रखना। अब मुझे मुगल हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है, तो मुझे बहुत लाहौर पसंद है क्योंकि लाहौर में काफ़ी हिस्ट्री है। जी तो I just enjoy going there and learning more about it. बस बिल्कुल। जो पाकिस्तान है वो मेरा कल्चर है, वो मेरी आइडेंटिटी है। तो मुझे है कि लोग जहाँ भी चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, जहाँ से वो आए वो उनको भूलना नहीं चाहिए। I mean, मैं बिल्कुल पैदा तो फौजिया, बहुत अच्छी बात की आपने कि आपने को अपनी पहचान, अपनी असल को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो लाहौर आपको बहुत पसंद है, आप लाहौर आएँ, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, आपको वेलकम करते हैं और पाकिस्तान का नाम मज़ीद बल्कि रोशन किसी दिन करें। सुनो पाकिस्तान के सेट पे तशरीफ लाएं, जब भी लाहौर आएं हम मुंतज़िर रहेंगे। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तानी अपने खानों के हवाले से बड़े मशहूर हैं और बिल्कुल। पाकिस्तान के खाने जो हैं वो बड़े पसंद किए जाते हैं और खानों में भी स्पेशली मसाले। यस, और वो मसाले जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी खाने को अच्छा बनाने में, उसको जायकेदार बनाने में। तो जनाब आज फिर इस पर एक रिपोर्ट तैयार आज की गई है। बिल्कुल चूंकि मसालों का आलमी दिन बनाया जा रहा है, इस हवाले से रुबीना यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं जी। सुनने और कहने में महज दो अल्फाज, लेकिन अगर उन्हें जिंदगी से निकाल दिया जाए तो जिंदगी बेजायका हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनसे जिंदगी बेजायका हो सकती है। तो जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर लफ्ज हॉट एंड स्पाइसी दो लफ्जों को जिंदगी से निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रहेगा। मुझे लगता है कि जिंदगी बेरंग और बेजायका हो जाएगी। आज 16 जनवरी को दुनिया भर में हॉट एंड स्पाइसी डे मनाया जा रहा है। इस पर लोगों से बात करते हैं कि अगर जिंदगी से स्पाइसेस को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रहेगा। आपको दिखाते हैं। अगर जिंदगी से स्पाइसेस को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रहेगा। जिंदगी बिल्कुल फीकी हो जाएगी। आउटिंग्स का कोई मज़ा ही नहीं रहेगा, ना गैदरिंग्स का, ना सेरेमनीज का। बोरिंग हो जाएगी। जिंदगी से स्पाइसेस को कैसे निकाल सकते हैं। जिंदगी को तो स्पाइसेस के साथ है। वो कहते हैं दे से दैट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो स्पाइसेस जो है वो जिंदगी का बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप स्पाइसेस को जिंदगी से निकाल ही नहीं सकते। स्पाइसी फूड हमारे जिस्म में डोपामिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे हम हेल्दी महसूस करते हैं। जीरा और हल्दी भी अहम मसाले हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल जैसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया और जर्म्स का खात्मा करते हैं। इसी पर लोगों से बात कर लेते हैं कि खाने में मसाले कितने इंपॉर्टेंट हैं। दिखाते हैं आपको। खाने में मसाले कितने इम्पोर्टेंट हैं। खाने में मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर तो हम खाना बना ही नहीं सकते ना। जब तक मसाला कोई भी नहीं होगा तो हम खाना कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा तो टेस्ट ही नहीं आता। बिना मसाले का तो खाना है नहीं ना, आपको टेस्ट ही नहीं मिलता। वो समझ लें कि आप मतलब कोई टेस्ट है नहीं, तो लिहाजा मसाले बहुत ज़रूरी है। मसाले नहीं तो जिंदगी नहीं। मसाले अगर ना होते तो ये होटल्स ना होते हैं। हम चने बनाते हैं, अंडा कोफ्ता मुर्ग चने बनाते हैं, ये मसालों के ऊपर ही बनते हैं। जैसे ज़ीरा हो गया, मादिया खताई होगी, दालचीनी होगी, खास करके काली मिर्ची, ये चीज़ें इसके अंदर ऐड होती है। स्पाइसी खानों में आपके पास वैरायटी क्या है। हमारे पास स्पेशल छोटे पाए हैं, बड़े भोंग पाए हैं, खाद मगज जबान चने, अंडा कोफ्ता, मुर्ग चने, रोटी, नान, पराठा, चाय, बोतल, लस्सी, हलवा पूड़ी, भटूरे, दाल चावल, शामी पुलाव, निहारी, मगज, सब कुछ मिलेगा। पहले टेस्ट करें फिर खाएं। अच्छा, कोई एक स्पाइसी डिश जिससे आपके कानों में धुआं आने लग जाए। लाहौरी बिरयानी। मेरे हाथ की निहारी बहुत स्पाइसी होती है, खा के पूरी फैमिली बहुत तारीफ करती है। नमकीन बोटी एंड नमकीन रोस्ट। जी नाज़रीन, ये कहा जाता है कि स्पाइसी फूड खाने से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है।
दोस्तों साइंस कहती है कि जो लोग रेगुलर स्पाइसेस खाते हैं उनमें ये चीज़ बहुत कम देखने को मिली है। स्पाइसी फूड खाने से मोर्टेलिटी रेट 14% तक कम होता है। ये हम नहीं, रिसर्च कहती है। अगर सुर्ख और हरी मिर्ची की बात की जाए तो सुर्ख मिर्ची का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे मारने में भी मदद करता है। और हरी मिर्ची की जो अगर बात की जाए तो उसमें डायबिटीज से लेकर वजन कम करने तक के फायदे मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे सेगमेंट देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो बड़ी मसालों खूबसूरत के रिपोर्ट। बगैर जिंदगी बेरंग सी और बेजायका सी हो जाती है। तो मसाला प्रोग्राम में भी बहुत जरूरी होता है मसाला लगाना। हमारे प्रोग्राम का मसाला ब्रेक है, तो ब्रेक के बगैर हमारा प्रोग्राम अधूरा है। हम यहाँ ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर एक और मसाला दिखाएंगे आप। व्यूवर्स, एक अहम तरीन इशू पर बात करेंगे हम। टेक्नोलॉजी का दौर है और इस तेज़ रफ्तार दौर में ज़िंदगी की रफ्तार भी बहुत तेज़ हो गई है। मुआशरती और मुआशी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल होती जा रही है, जिसकी वजह से नौजवानों में बिलखसूस नफ्सियाती और जहनी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात हैं सारा नदीम साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर नौजवानों में डिप्रेशन और एंजाइटी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह? अच्छा, डिप्रेशन मैंने पहले भी इसी मंच में, मुझे याद है मैंने बात की थी, डिप्रेशन और ग्रीफ में फ़र्क होता है। आजकल यंगस्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनको ग्रीफ है या डिप्रेशन। हमें छोटी सी भी कोई चीज़ होती हुई से हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, जबकि ग्रीफ टेम्परेरी पीरियड होता है, जो हमारा सैडनेस का पीरियड होता है, जो कि बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाता है। और जो डिप्रेशन होता है दैट इज़ लाइक उसके 3 सिम्टम्स होते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। ये 3 चीज़ें होती हैं जो हम डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यंगस्टर्स को डिप्रेशन नहीं होता, कोई रेयर केसेस होते हैं जिसमें वाकई डिप्रेशन हो, वो भी कोई ट्रॉमा हो, कोई पास्ट का कोई ऐसी चीज़ या उनकी करंट इंसिडेंट लाइफ में हुआ हो जिससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर जाता है। ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं नौजवान ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। नौजवान जो हैं अपना मकसद भूल गए हैं। उनके पास ये लाइफ है, ये यूथ है और इसको बड़े अच्छे तरीके से आई थिंक हम लोग उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते, कुछ हर किसी का डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट होता है डिप्रेशन का। अब अगर हम लोग आजकल बात करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव स्टेट की तरफ लेके जाते हैं। फिर आजकल अगर मैं एक और बात करूँ, यंगस्टर्स में हमारी LGBT भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। ये मैंने खुद क्लिनिक में केसेस देखे हैं, आ रहे हैं, अ गर्ल वांट्स टू बी अ बॉय वांट्स टू बी अ गर्ल, ट्रांसजेंडर्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा राइज हो रही हैं। डॉक्टर साहब, एंजाइटी मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा इशू है नौजवान नस्ल में। मुझे ऐसा लगता है एंजाइटी ज़्यादा है, फ्यूचर की स्ट्रेस ज़्यादा है कि आगे मुस्तकबिल में कैसे कामयाब होंगे। तो ये बताइएगा कि एक तो जो बंदा एंजाइटी का शिकार है उसे क्या करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जो उसे हेल्प आउट कर सकते हैं, उसकी फैमिली है, उसके दोस्त यार हैं, वो किस तरह से उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं लाइफ में? एक तो सबसे पहले जब किसी को एंजाइटी होती है ना, तो हम उसे कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन और योगा की एक्सरसाइजेस शामिल रखें। ये 5 एक्सरसाइजेस होती हैं जो अक्सर हम लोग बताते हैं एंजाइटी से भागने के लिए। और जिनको एंजाइटी डिप्रेशन होता है उनको हम कहते हैं एक्सरसाइज अपनी लाइफ में बहुत मैंडेटरी रख लें। कुछ नहीं करते ना, वॉक कर लें, फर्क पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। वॉक, आप रिसर्चेस उठा लें, आप स्टडीज उठा लें, वॉक इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस। और जब एंजाइटी हो रही होती है तो बहुत सारी सिम्टम्स डिफरेंट लोगों को होते हैं, जिस तरह के पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, एग्जैक्टली, हार्ट बीट का बहुत तेज हो जाता है, एग्जैक्टली, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक्स, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि जो भी साथ अगर कोई सपोर्टिंग फिगर होता है तो वो जो है ना सिर्फ उसको रिलैक्स किया करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एंजाइटी के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डीप ब्रीदिंग होती है। हम भी कई दफ़ा जब मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो उनको हम यही एक्सरसाइज कराते हैं और वो उस टाइम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट उनके ज़हन में होता है, ज़रूरी नहीं है वो उस टाइम सोच रहे हैं। कभी कभी एंजाइटी के क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम तो कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रिगर उनको हो रहा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एज अ कोलीग और एज अ ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, मुआशरे को किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए अगर आपको पता चल जाए कि कोई बंदा डिप्रेशन से इस वक्त लड़ रहा है? एक तो सबसे पहले उसको ये कहना बंद करें कि यार तुझे कुछ नहीं है, नहीं यार तुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा तंग करता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो तो आप उसको ये कह दो। फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, अब जैसे हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं,
ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, ठीक होकर जाते हैं। उनका रिलैप्स क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली 2 साल का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाते। 2 साल का प्रोटोकॉल होता है एक एडिक्शन के पेशेंट के लिए। वो क्यों? उसमें उसको प्रॉपर 24/7 आपकी केयर और सपोर्ट की ज़रूरत है, और सिर्फ 3% लोग होते हैं जो रिलैप्स से बच जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली सपोर्टिव होती है। फैमिली फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कहती हूँ दोस्त भी छोड़ते हैं, फैमिली। अगर पेरेंट्स ही नहीं समझेंगे अपने बच्चों को, या बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझेंगे, क्योंकि आजकल सब जगह ये हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब पेरेंट्स भी है, जनरेशन गैप्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों में ना डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बनती जा रही हैं। लेकिन आई थिंक हर इंडिविजुअल को इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि पेरेंट्स का इमोशनल गैप और जनरेशन गैप नहीं भर सकता। हाँ, आप सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं और अपने आप पे फोकस करें। हर इंडिविजुअल अपने आप पे फोकस करे। वही फाइनेंशियल गेट अवे है, वही एंजाइटी गेट अवे, वही सब कुछ है। और बार बार मैं हर टॉपिक पे कहती हूँ, मैं जितने भी चैनल्स पे मैं हर चीज़ रिलेट करती है इस्लाम से। नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपको कोई टेंशन है, नहीं जा रही, कोई बहुत शिद्दत से आप कोई चीज़ चाहते हैं, गेट अप एट नाइट, ऑफर तहज्जुद, यू विल सी मैजिक हैपन। लिटरली मैं ये कहती हूँ, यू विल सी मैजिक हैपन। अगर कोई चीज़ नहीं है, अब जैसे मेरा काम है रेमेडीज़ ऑफर करना, मैं गाइडलाइंस दे सकती हूँ क्लाइंट को, लेकिन एंड में इम्प्लीमेंटेशन वही करती हूँ। और मैं हर चीज़ में, मैं उनकी डेली रूटीन में नमाज ऐड करती हूँ। अगर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप नहीं है तो, बिल्कुल। और वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, क्रिश्चियनिटी हो, वो कोई भी, अगर आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप नहीं है, आपको आपकी रूह को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ये एक बात लिख लें। मतलब सारा बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो भी शख्स एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, उसको अपनी विल पावर को मजबूत करना उसके लिए खुद कितना ज़रूरी है, कि खुद ये ख्वाहिश रखना कि मैं ठीक होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, ये कितना ज़रूरी है, और फिर लाइफस्टाइल, खाना पीना, ये सब चीज़ें कितना इफ़ेक्ट डालती हैं। अच्छा, एंजाइटी डिप्रेशन में जो है, जब इंसान चला जाता है ना, मैं जो आपको, जो मैंने अभी तक पढ़ के और देख के जो मैंने फील किया, एंजाइटी डिप्रेशन डजंट एग्जिस्ट, इट्स ऑल अ बिल्डअप। बिल्डअप कैसे है कि इंसान अपना ही दिमाग में माइंड गेम्स होती हैं जो इंसान अपने आप के साथ खेलता है। एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज अ विशियस साइकिल। आपने पिछले भी कहा था और बहुत सही कहा था, इट इज अ साइकिल जो आप अपने आप को खुद ही रिपीट मोड पे आपने लगाया होता है। और आप खुद से ही वो चीजें सोचते आप हो, खुद ही सोचते हो। इंसान कहता है नहीं, हम खुद ही नहीं सोचे, आप खुद ही करते हो, अपने आप को कंपेल करते हो, वो थॉट्स आती हैं। अब आपकी विल पावर, आपका ज़ेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें नहीं पता अप्स एंड डाउन्स क्या आने, हमें नहीं पता अभी इसके बाद कोई भी टेंशन आ सकती है। जैसे आपको पता है कि फलां चीज़ है वो आपको ट्रिगर कर रही है, तो उसको उस वक्त ना डील करो जब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते। जब कर सकते हो तो फिर करो। मैं कहती हूँ हर इंसान कर सकता है। ऐसे निकलती हैं सॉल्यूशंस। कुछ नहीं समझ आ रहा होता, अल्लाह ताला से मांगे, आपको मिलेगा। शायद थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मिलेगा। और सोल्यूशन सामने होते हैं। डिसीजन मेकिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड, ये इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। अगर आपको कोई टेंशन आ रही है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती मैं उस चीज़ से कैसे निकलूं, और वही थॉट्स आपको फिर कंपेल करती रहती हैं। आप ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, खाना पीना बंद हो जाता है। ये सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की निशानियां होती हैं। सबसे पहले इंसान की नींद खराब होती है सबसे पहले, फिर उसका खाना पीना, फिर बाकी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इंसान बार बार, हम खाते सही नहीं है। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, उसमें मुझे पता चला कि खाने पीना का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल है। जंक फूड सबसे ज्यादा तबाही करते हैं इंसान। एग्जैक्टली, ले लें कभी कभार ले लें। एक्सरसाइज नहीं हम करते, हम घर से बाहर नहीं निकलते। डेली एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको स्ट्रेसफुल डे है, बाहर निकलें, थोड़ी हवा लें। फ्रेश एयर क्यों कहते हैं लें, योगा क्यों कहते हैं लें। फॉरेनर्स इतनी मेडिटेशन योगा करते हैं, वो एट पीस भी रहते हैं। और आजकल अगर इन्फ्लेशन या इस तरह की हम बात करें ना, तो वो हर इंसान के लिए, जो मुसलमान नहीं भी हैं वो भी सक्सेसफुल है। वो कैसे? ओनली ऑन हार्ड वर्क। अच्छा, वैसे सारा एक और थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट इसी टॉपिक के अंदर एक बात मेरे ज़हन में ही, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी कभी किसी गरीब को होते नहीं देखोगे, कि सब अमीर लोगों वाली बीमारियाँ। तो ऐसा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने भी ऐसे कोलीग्स में ये वाली बात कही थी, मेरी खुद की भी कई भी बात है। मैंने कहा डिप्रेशन है सारा एलीट क्लास का है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ को, नीचे वालों को भी होता है, इसलिए सुसाइड केसेस की तरफ भी जाते हैं। अब देयर सो मेनी न्यूज़, अगर आप देखें, इतनी स्क्रॉल्स आ रही होती हैं, उसने सुसाइड कर लिया,
माँ ने अपने बच्चे इस तरह करके मतलब डिफरेंट न्यूज़ आ रही होती है, तो सुसाइड और डिप्रेशन नीचे भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिगर वाला इंसान होना चाहिए, निकल जाते हैं लोग। ठीक है, यानी आपको हार नहीं माननी, नेवर गिव और अप। इर्द गिर्द लोगों के साथ जो हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा उठना बैठना, इस चीज़ से बाहर निकलना। जैसे आप लोगों का अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल डे हुआ है, उसके बाद सिट विद दोज पीपल जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स। अगर आप पूरा दिन एक ही मोनोटोनस रूटीन और इसमें एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि आपके दिमाग में या दिल में कोई भी चीज़ है वो शेयर करें। शेयर करने से शेयर आपकी करनी स्ट्रेस कम चाहिए। होती हम है। दिल में रखे बैठे होते हैं, फैमिली में कोई मसला होता है, दो ही चीज़ें मैं तो लोगों को बताती हूँ, बोलते हैं अगर बोल सकते हैं, नहीं तो फिर चुप करके सहना सीखें। थैंक यू और सो ऐसी मच। सिचुएशन में किसी ऐसे दोस्त के साथ Thank ना you, ही Dr. बैठे सारा। कि जो कहते हैं कहने नहीं बचना इन्हों डॉल है जो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने Thank वक्त you दिया so much, thank और ये you. बड़ी ज़बरदस्त बातें की गई हैं कि आप एक तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज नहीं कर खुश सकते रहना चाहिए walk यार, करें, हंसे मुस्कुराएं। और हर Exactly. चीज़ का हल आपके अपने दिमाग Secret में of life. आप खुद से हल कर सकते हैं। प्लीज़ करें और छोटी छोटी चीज़ों को दिल में मत लें। हम भी इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत की। तो बहुत बड़ा मसला है जो हम सब देख रहे हैं आजकल। मसाइल में ये मसाइल हैं कि छोटा कद जो है ये बड़ा मसला है। बिल्कुल। कद छोटा क्यों है? लड़की का कद भी लंबा होना चाहिए, लड़की का कद भी लंबा होना चाहिए। बॉडी शेमिंग तो हम बहुत करते हैं, किसी का कद छोटा है, इतना मर्जी वो खूबसूरत दिखने में, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, कद छोटा है कोई अच्छी बात नहीं है, खूबसूरत नहीं है। ये खूबसूरती की लामत ये है जी लंबा कद। तो ये चीज़ें हैं हमारे माशरे में, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, न्यूरो फिजिशियनिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब आज सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? Pleasure. It's a pleasure वेलकम करते हैं आपको सुनो। seeing you guys fresh people. थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बल्कि मैं शुरू ही से impressed हुआ हूँ, you know, the moment I entered, Sir. the way I was taken care of and the way I was welcomed. So absolutely amazing. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, छोटा का जिनका रह जाता है तो कोई सोल्यूशन है उन लोगों के लिए? क्योंकि बड़े परेशान हो जाते हैं वो लोग और फिर कॉन्फिडेंस तो वैसे खत्म हो जाता है। और हमें लंबा कद ही चाहिए होता है, छोटा तो हमें चाहिए ही नहीं। I think इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर अबाउट 70% that is genetic. 70% is genetic. A lot of people come to me and go to other doctors also. कि जी, यानी मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ कि मैं इंग्लैंड में था, तो एक बंगाली औरत हर कोई तकरीबन 3-4 हफ्तों के बाद मेरे बॉस के पास आती और कहती कि माय सन इज़ टू स्मॉल, तो इसको कोई दवाई दो और लंबा हो जाएगी। तो वो उसको कहा करता था ये करो ये करो ये करो। जब वो बहुत ज़्यादा सर खाने लगी उसकी, तो नेक्स्ट डे ही सेड कि अगली दफ़ा इसके अब्बा को भी साथ तो ताकि मैं देख लूं कि मसला क्या है। तो अब्बा जो था उनका वो 4.5 फुट का था। तो अब उसने कहा इसमें से 6 फुट का तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ। तो वी शुड हैव, यू नो, देयर इज मुल्क वाइज अगर देखा जाए तो जो एवरेज हाइट है, लाइक इंडिया के अंदर एवरेज हाइट इज अबाउट 5 फीट 4.5 इंच। सही। अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो इट्स अबाउट 5'10", नीदरलैंड में 5'11". अच्छा, हम चाइनीज और जापानीज को कहते हैं गिट्ठे हैं, आम तस्वुर है ना, जी जी, उनकी एवरेज 5'7" है। अच्छा। हाँ, और पाकिस्तान में भी तकरीबन 5, 6, 7 के करीब है। हाँ जी। तो ये तो एक जेनेटिक है। Genetic। और ये उसी तरह है जिस तरह देखें, सिर्फ इंसानों में नहीं, फलों में देख लें। उसमें भी अनबर मसले डिटोर होते जो हैं। है, हाँ जी, वो मीठा होगा, बहुत अच्छा होगा, छोटा होता है। और कहते हैं इसको जनाब इतना बड़ा नहीं हो काट के सकता। ना खाएं, इसको हाँ जी, ऐसे खाएं। ऐसे खाएं। हाँ। तो इसलिए फिर ये मुल्कों का हो गया, फिर पेरेंट्स का हो गया, जेनेटिक हो गया। फिर अगला जो स्टेप आता है ना, वो कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं सही। कि जो 30% है ना, ये आपने हाउ यू वर टेकन केयर ऑफ व्हेन यू वर चाइल्ड। जब आप सही। छोटे थे तो आपका क्या ख्याल किया गया, ये भी इफेक्ट करता है। हाँ वो आप पूछें तो मैं बताऊंगा। और बताएं। फिर आप जी, जब please। बड़े हों तो क्या होना चाहिए। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल क्या चीजें बताएं करनी बस। चाहिए। अच्छा, देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी हाइट को जो डिटर्मिन करती है चीज़ अदर देन जेनेटिक, वो ग्रोथ हार्मोन है। अच्छा। ग्रोथ हार्मोन हमारा रात को निकलता है। अच्छा। तो जिन लोगों की नींद अच्छी नहीं होती, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं ज़्यादा आता। नहीं निकलता, नहीं। तो वो 30% में इफेक्ट करेगा। सही सही। नंबर 2 ग्रोथ हार्मोन आपका निकलता है एक्सरसाइज करने से। जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो नहीं करते उनके अंदर, बचपन में जो नहीं करते, उनके अंदर हाइट के बड़े होने के चांसेस कम होते हैं। फिर न्यूट्रिशन आ जाती है। शुगर
हाइट को ऊंचा होने से रोकता तो नहीं है, लेकिन हेल्प नहीं करता, प्रोटीन करती है। ज्यादा वो जो प्रोटीन छोटे बच्चों को बहुत चॉकलेट्स और इस तरह की चीजें आई देते थिंक हैं। वो बहुत गलत करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ तो ये ना कि 2 बीमारियां लगा दी हैं हमारे बच्चों को, एक फ़ोन पकड़ा देते हैं, हाँ जी, और एक चॉकलेट स्क्रीन और एक चॉकलेट दे देते हैं। एग्जैक्टली। गुजारा ही नहीं है इसके बगैर। एग्जैक्टली। तो डाइट में ये आ गया। फिर उसके बाद कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो समझने वाले हैं। और मैं अगेन आपको एक वाकया सुनाता हूँ जी। कि सिंस आई बीन डूइंग प्रोग्राम्स, बड़े अरसे से मैं कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा पीटीवी का हमारा प्रोग्राम था, तो हाइट के ऊपर ही था। तो आई टुक माई प्रोड्यूसर एंड वी वेंट टू बाग चिन्हा। सही। और वहाँ पे जाके हमने देखा कि लोग वो वर्जिश पे प्रोग्राम हुआ करता था। तो वहाँ पे हमने देखा कि माँ बैठे हुए हैं, माँ बाप, और बच्चों को लटकाया हुआ है और वो लटक रहे लंबा करने के लिए ना। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा एग्जैक्टली ये। तो कहने लगे कि जी, मैंने कहा आप जरा लटक के देखें, आपका जोर कम पड़ेगा, बाजू पे पड़ेगा। बाजू लंबे हो जाएंगे। मैंने कहा इसीलिए बंदरों के बाजू लंबे होते हैं। वो लटकते हैं ना दरख्तों से, एक दरख्त से दूसरे पे। तो सच और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली आपके हाथ लंबे हो सकते हैं, कद पे कोई असर नहीं पड़ता। तो जैसे ये जो हमने एड्स भी देखते हैं, बड़े बड़े हकीम निकले हुए हैं कि ये खिलाएं 6 महीने में कद लंबा हो जाएगा 2-3 इंच। रबिश। ये सब बकवास। बैम्बू शूट्स के बारे में डॉक्टर साहब बड़ा हाँ। फेमस हुआ था कि बैम्बू शूट्स खाएंगे तो नहीं, कुछ भी नहीं जी। अद्वियात हैं ऐसी कोई? जी मैं बताता हूँ। सिंपली जो है ना, ये जो मैंने आपको बताए हैं, जेनेटिक 70%, और उसके बाद बचपन में आपकी 30% डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, ओके, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। और ये टीन एज से पहले हाँ, अच्छा, ये 3 हमारे एरियाज होते हैं। एक एरिया होता है पैदाइश के फौरन बाद, एक प्यूबर्टी से पहले 14 साल से पहले, और फिर 14 साल के बाद यहाँ पे स्पर भी आता है। कई दफा आपने देखा होगा बच्चे, लड़कियां खास तौर पे, आप जाते हो ना, कोई भतीजी भांजी है एकदम से, हाँ, ओए ये इतनी लंबी हो गई, एकदम से लंबी, वो एकदम उनके अंदर स्पर आता है। Yes. ये प्यूबर्टी से पहले या प्यूबर्टी के बाद आता है। yes. तो आई थिंक दैट इज द ओनली वे। बाकी ये जितने भी लोगों ने किया हुआ है, आपने इंजेक्शंस का कहा, दवाई का कहा, तो दवाइयाँ नॉर्मली नहीं लेनी चाहिए नॉर्मल लोग। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है और आपका कद नहीं बढ़ रहा, कुछ बीमारियां होती है, टर्नर डिजीज है, कुछ गिट्ठे रह जाते हैं, खुदा न खास्ता, बिल्कुल ऐसे ही। मुनासिब नहीं है लेकिन समझाने के लिए बिल्कुल वो लगा सकते हैं। अब हमारे यहाँ कई आते हैं जो पेशेंट्स आते हैं कि जी हमारा बच्चे का या बेटी का रिश्ते का मामला है तो कद लंबा कर दें। इसी तरह ये भी याद रखें कि यूजुअली 18 साल के बाद कद लंबा नहीं होता। 18 साल मैक्सिमम एज ब्रैकेट। 19 कर लें आप, क्योंकि हर में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। लड़के लड़कियां सेम। लड़कियों में कंपैरेटिवली जल्दी क्लोजर हो जाता है। सही। अच्छा, ये कद लंबा कैसे होता है? हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, जैसे ये थाई की बोन्स हो गई, ये टांग की बोन्स हो गई, इनके अंदर प्लेट्स होती हैं, एपिफिजियल लाइनिंग होती है, यानी ये अगर बोन है ना तो ये यूं ग्रो करेगी। सही। तो अगर ये जो इसकी बोन पे प्लेट लगी हुई है वो अगर बंद हो जाए तो फिर ग्रोथ रुक जाती है। तो अब मुझे बड़ा हैरानी होती है कि ये जब मैं ऐड देखता हूँ लोगों को जी 28 साल की उम्र के अंदर की जी, जब हड्डी बढ़ ही नहीं सकती तो कद कैसे लंबा होगा? तो कैसे कद लंबा हो सकता है? तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये करते हैं। बिल्कुल। तो ये बॉडी शेमिंग भी तो नहीं करनी चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए जिसका जो बिल्कुल कद है एक्सेप्ट उसको करना एक्सेप्ट चाहिए। करना चाहिए। इसके देखें 3 पहलू हैं। एक तो पहलू हो गया ये जेनेटिक को बता दिया, फिर एक्सरसाइज का मैंने बता दिया, फिर कुछ लोगों का पोस्चर जो जहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सही। मतलब आप खड़े होते हैं, अगर आप क्राउच करके खड़े होंगे, यूं करके बैठेंगे या खड़े होंगे तो 1 इंच आप छोटे लगेंगे। तो अपना पोस्चर थोड़ा पोस्चर अच्छा करें। अच्छा, फिर जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है इसकी पोस्चर अच्छा करने के लिए स्विमिंग होती है। मतलब अभी मैं फॉर एग्जांपल आप दोनों को देख रहा हूँ, यू सी, तो योर पोस्चर इज वेरी गुड, बोथ ऑफ यू। अब ये है क्योंकि ये हमारी टीवी की प्रैक्टिस है, सो दैट्स वेरी गुड, यू नो। तो आप अपनी हाइट से ना आप 1 इंच गेन कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ है जिसको अहमियत नहीं देते, योर कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो, यू विल वॉक लाइक दिस। यस, एग्जैक्टली। तो ऑटोमेटिकली यू लुक। आप अगर कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं तो आप कितने भी लंबे हैं कोई फायदा नहीं। अच्छा, फिर आपकी ड्रेसिंग पे है। हाँ जी। हाउ यू कैरी। हाँ, अगर आपका कद दरमियाना है तो अगर आप वर्टिकल लाइंस पहनेंगे तो यू लुक लॉन्गर। यस। हॉरिजॉन्टल पहनेंगे तो यू लुक शॉर्टर। फिर इसी तरह आप थोड़ा बहुत कंपनसेट कर लेते हैं अपने जूतों से, अपने कपड़ों से।
लेकिन ये भी कहते हैं कि बचपन में अगर ज्यादा हील्स पहनाएं बच्चियों को या बच्चों को, बच्चे तो नहीं पहनते, बच्चियां हील्स पहनती हैं तो कद छोटा रह जाता है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं, है? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है, मिथ है, बिल्कुल मिथ है। और एक्सरसाइज करना, एक और मिथ मैं आपके आई एम प्रॉब्लम में तो वो भी मैं तोड़ना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जी वेट बच्चा उठाए तो गिट्ठा रह जाता है। मेरा ये सवाल था ना, हाँ मेरे जहन में था, मैं ये कहने वाला था। lot of people ask me। अच्छा, अब इसमें भी एक अजीब सी बात है समझने वाली, वो ये है कि उसकी मिसाल ये देते हैं कि काफी जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, उनका शायद वेट उठा उठा के कद छोटा रहता है, तो आपको वेट लिफ्टर छोटे कद की नजर आए। अच्छा, होता क्या है, जो छोटे कद का वेट लिफ्टर है ना, वो वेट उठाता है तो कद छोटा होता है, साथ ही उठा लेता है ऊपर। तो बेसिकली यू सी दैट छोटा कद हेल्प्स हिम टू पिक अप दैट, टू कैरी दैट वेट। तो इसलिए लेकिन लंबे भी होते हैं। एक और मिथ है पर थोड़ा फनी है। क्या? कि झाड़ू, अगर जो झाड़ू मारते हैं वो बच्चे को मार दे तो बच्चा पतला हो जाता है। हाँ, इस किस्म की होती है। एक तो डॉक्टर साहब ये भी होता था ऊपर से बचपन में, ऊपर से गुजर जाओ, बट अगर कुछ हो रहा है उसके ऊपर से फलान दो तो कद नहीं बढ़ेगा। I remember my youngest daughter, you know, she's a medical specialist। Okay, और तो वो मुझे एक आध दफा मैं गुजरा बचपन में, and she told me कि पापा मैं रह जाऊंगी। तो आउट ऑफ माय 4 चिल्ड्रन, कहता मैं आपका पापा सारी दुनिया को बता रहा हूँ। अच्छा, आउट ऑफ माय 4 चिल्ड्रन, यू नो, तो वो जो है ना, इत्तेफाक से उसका कद सबसे लंबा है। नहीं छोटा है। वो कहती है पापा वो जो आप ऊपर से गुजरे थे। अच्छा, मेरा ऐसा है कि मेरा अपनी फैमिली में सबसे लंबा कद है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मुझे सब पूछते हैं तुमने क्या किया, कैसे खाया और क्या खाती थी। मुझे इतना याद है कि मैं सबका फ्रूट खा जाती थी। हाँ, that's very good। जो फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, मैं सबका खा जाती थी। और एक्टिविटी, और मैं बहुत दौड़ती थी, बहुत अच्छी। मतलब अभी जो 4-5 गेम्स अच्छी हैं, मैं वैसे स्किपिंग को भी वो करता हूँ उन लोगों के लिए कि जो आउटडोर नहीं जा सकते। अदरवाइज लड़कों में बास्केटबॉल, स्विमिंग हो गई, और बिकॉज हमारे यहाँ तो स्विमिंग का रुझान ही नहीं। आई नो, वेरी ये बड़ा। तो चलो, अगर वो नहीं कर सकते तो बाकी रनिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज। लड़कियों में एरोबिक इज एक्सेलेंट होनी चाहिए। हाँ, वो आप करते हैं तो यू नो यू टेक लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड योर मेटाबॉलिज्म वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड दैट हेल्प्स यू। आपको वो फिजिकली भी अच्छा करता है, मेंटली भी एंड स्पिरिचुअली भी। तो डॉक्टर साहब, हमारी सोच बेहतर होना कितना ज़रूरी है कि हम लोग जब अपने इर्द गिर्द किसी शॉर्ट हाइट वाले को देख लेते हैं या किसी शॉर्ट हाइट वाली खातून को देख लेते हैं तो हम लोग बॉडी शेमिंग शुरू कर देते हैं, या हम लोग समझते हैं कि कोई कमी है इसके अंदर? आई थिंक वो तो खैर हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 3 कॉम्प्लेक्स, एक रंग गोरा है, हाँ जी, ठीक है ना, मतलब चाहे कुछ भी हो, रंग गोरा ही चाहिए, रंग गोरा ही चाहिए, कद लंबा चाहिए, नहीं, और तीसरा पता नहीं खुद कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो रिश्ता है हमारा वो बहुत पढ़ा लिखा, और चौथा भी आजकल जो अमीर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही जबरदस्त बातें हमारी हुई, फ्रूटफुल डिस्कशन थी। आप लोगों ने भी इससे फायदा उठाया होगा, बहुत से मिथ्स जो हैं आज उससे पर्दा भी उठ गया। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो व्यूवर्स, एक अहम टॉपिक है, और भारत की जब हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंसानी हकूक़ की पामाली से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मोदी सरकार का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब किया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2023 में बीजेपी और मोदी सरकार की इम्तियाजी और बायस्ड पॉलिसीज़ जो हैं उसकी वजह से इंसानी हकूक़ की पामालियों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए हैं। आवाज़ उठाने पर सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों और नाक़दीन के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब, मोदी सरकार की ये तशद्दुद पसंदाना और तासुबाना पॉलिसियों पर तो हम बात करते ही रहते हैं, इसके खिलाफ मुसलसल आवाज़ भी उठा रहे हैं, मगर इंसानी हकूक़ पर काम करने वाली ह्यूमन राइट्स वॉच की तहलका खेज़ रिपोर्ट सामने आई है, ये कितनी ख़तरनाक समझते हैं? जी शहबानो, थैंक यू। असल में जो जेनेसिस है, आई थिंक पहले भी हमने डिस्कस किया था कि भारत में स्पेशली जब से आरएसएस की गवर्नमेंट आई है 2014 ऑनवर्ड, और मोदी साहब का आपको पता है अभी इलेक्शन में जा रहा है इंडिया, मिड ऑफ द ईयर, आई थिंक जून में हो जाएंगे इलेक्शन, और उसमें बड़ी तैयारी है। अभी राम मंदिर की भी इनाग्रेशन है और एक टिपिकल एजेंडा है जिसके तहत चीज़ें चल रही हैं। इसमें स्पेशली जो अक़लियतें हैं, और अनफॉर्चुनेटली अक़लियतें हम कहते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक देखें तो मेजॉरिटी एक्चुअली
सफ़र कर रही है। 23% अपर कास्ट है, जिसमें 3 बड़ी कास्ट हैं। बाकी मुसलमान हो, क्रिश्चियन, शूद्रा या दलित को आप कंबाइन 77% ऑफ इंडिया बनता है। तो बड़े तरीके से उन्हें डिवाइड करके उनको किया हुआ है क्रश। और अभी ये मज़ीद आई थिंक हार्डन होना है स्टांस। आपने जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की हर साल रिपोर्ट आती है। इस साल तो बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट है। उन्होंने आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्यूपाइड कश्मीर, मेनलैंड इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया और इसी तरह जो आई थिंक सिखों के अगेंस्ट हुआ है, उस पर बड़ा डिटेल में हाईलाइट किया है कि किस तरीके से सप्रेशन। अच्छा, फिर ये इतना सिस्टमेटिक है कि अभी इट इज़ परमिएटेड इनटू देयर, आप कह लें ब्रोक्सी जो चलाती है इंडिया को, या मिलिट्री जो है। अभी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो इनकी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 30% से ज़्यादा ब्राह्मण हैं जजेस जी, और इन चीफ जस्टिस रहे हैं। अभी भी वो डिसीजन आया, इसमें 3 ब्राह्मण जजेस थे जिन्होंने कश्मीर पर डिसीजन लिया विच वॉज अगेंस्ट लॉ और इनके अपने डोमेस्टिक लॉ के ख़िलाफ़। तो इस तरीके से अभी ग्रिप कर लिया गया है। इसी तरह मिलिट्री है, इस तरीके से सिविल सर्विसेज हैं, और जुडिशरी बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट होता है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो। और किस ज़माने में कहते थे इंडिया की जुडिशरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना उसको आई वुड से कि दबा दिया गया है कि अभी कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता जो स्टेट चाहती है या आरएसएस चाहती है। तो बाकी आपने देखा कि इंटरनली इंडिया ने जो डिसेंटिंग वॉइस आहिस्ता आहिस्ता उनको दबाना भी शुरू किया और ख़त्म भी करना शुरू किया। अभी 3-4 नाम हैं, लाइक गौरी लंकेश थी, प्रोफेसर डबुलकर हैं, प्रोफेसर पंसारे हैं, प्रोफेसर कुलबुर्गी। ये लेफ़्ट विंग के आप कह लें ज़रा लिबरल लोग थे, ज़्यादा साउथ और ईस्ट इंडिया से, और इनको मार दिया गया और मारने वाले अभी असम्बली में बैठे हुए और कोई इसमें कोर्ट्स ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सो आई थिंक दिस इज़ द बेसिक स्टेट ऑफ अफेयर, और नई रिपोर्ट इस पर आई थिंक डिटेल में देखने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब, वैसे ये तो रिपोर्ट में ही बताया गया कि विद इन इंडिया जो कुछ हो रहा है, इसके अलावा कई सबूत ऐसे भी हैं कि इंटरनेशनली इंडिया जो कर रहा है, सिखों के साथ बिलखसूस जो कर रहा है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ वहाँ पर जो की जा रही हैं, तो क्या लगता है ऐसी रिपोर्ट जब सामने आती हैं, सबूत सबके सामने वाजे हैं, तो आलमी क़यादत के रवैये में कोई तब्दीली आएगी? जी, अभी थोड़ा सा चेंज इसलिए आया कि जिस तरह मैंने जिक्र किया और बड़ा अच्छा आपने हाईलाइट किया कि नाउ इट इज़ गॉन आउटसाइड, यानी ओवरसीज उन्होंने शुरू कर दिया बाकी मुल्कों में। इंटरनली उन्होंने देख लिया जी कि हमारे पे कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई मतलब ह्यूमन राइट्स वॉच होगी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट्स तो शाया करते हैं। फिर इनके आपने देखा कि इनके ऑफिस पे अटैक किए गए। बीबीसी की रिपोर्ट आई जी मोडी की गुजरात के बारे में, उनके ऑफिस पे किसी न किसी तरीके असॉल्ट किया गया, या एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो आपको नोटिस भेज देगी फाइनेंस से रिलेटेड। तो बाकी जो आपने जिक्र किया ये ज़्यादा अलार्मिंग है कि नाउ दे स्टार्टेड सेंडिंग डेथ स्क्वाड्स, और ये नहीं है कि ये कोई प्राइवेट मलेशियाज हैं, मतलब ये डेथ स्क्वाड्स अगर कनाडा में काम करे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व है, एम्बेसी इन्वॉल्व है, इसी तरह एनएसए का ऑफिस इन्वॉल्व है डोवल का। इसी तरीके से कतर में जब हुआ तो 8 नेवल ऑफिसर्स स्पाइंग या सबोटाज कर थे कतर का, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है। तो इट मीन्स के फॉर्मली 3 बड़ी वजारतें मोदी साहब के अंडर इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल आप कह लें डेथ स्क्वाड और सबोटाज में। सो उसमें जब कनाडा और यूएस पे आया तो फिर साफ ज़ाहिर उनके अपने शहरियत, उनके लॉज भी बड़े सख्त हैं। फिर ये एक रिएक्शन आया तो आई वुड से फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया गया कि भारत की जो गवर्नमेंट है अंडर मोदी, इनका एक फासिस्ट एजेंडा है विद इन इंडिया और बाहर। अभी ये और प्रॉब्ली इंडिया ने सोचा था जी कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं तो वी कैन गेट अवे, लेकिन आई थिंक अभी उन पे ये ज़रूर कदम लगे, इनके चार्जेस भी लगे और मेरा ख्याल उनका ट्रायल भी होगा यूएस में। ब्रिगेडियर साहब, बीजेपी और मोदी सरकार का चेहरा तो बेनकाब हो चुका हुआ है, इस रिपोर्ट के बाद क्या अक़लियतों को जो मुतासरीन हैं उनको कोई फ़ायदा होगा? ये रिपोर्ट्स का फ़र्क पड़ता है टाइम। लोग कहते हैं शायद कि लेट्स से अगर कोई स्टेट पावर है, स्टेटस को पावर है, लाइक इंडिया जो बड़ा ऑपरेशन है और इंटरनेशनल रिप्यूट जिस तरह कहते हैं एक फसाड है, तो ये उनको नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जब जो चीज़ें होती हैं लाइक फ़लस्तीन का अगर आप देखें जितना इसराइल का और ज़ायनिस्ट मीडिया डेंट हुआ है या उनका जो एक इम्प्रेशन था बुरी तरह शैटर हुआ है। सो अगर आप लगातार ये करेंगे और ये चीज़ें हाईलाइट होंगी तो इसका ये नहीं है कि असर नहीं होता, इंटरनली भी होता है एक्सटर्नली भी होता है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में चीज़ें नहीं रुक सकती। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओनली थिंग इसको डिस्कस करना चाहिए और आई थिंक इंटरनेशनल फोरम में आप उठाएं, थिंक टैंक्स पे डिस्कस करें और मीडिया पे डिस्कस करें। ब्रिगेडियर साहब, यही बात बिल्कुल कि पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें, आलमी सतह पर, सिफारती सतह पर कोई एडवांटेज हो सकता है? जी, इस पर चूँकि एनवायरनमेंट है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जब बंदे स्टार्टेड सेंडिंग और बाहर अभी अवेयरनेस आई, लाइक कनाडा हो गया, फिर जो फाइव वाइज ने सारा डिटेक्ट किया और वैसे वो देख रहे होते हैं कि नॉनसेंस इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसमें अभी चूँकि लीगल केस भी बन गया है और अगर इसको परसूव किया जाए इंटरनेशनल लेट्स से क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या बाकी, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए
एटलीस्ट मीडिया डोमेन में और डिप्लोमेटिकली, और इसमें मेरा ख्याल शर्म शरा नहीं। अदरवाइज इंडिया का आप देखें छोटा सा भी इशू हो तो वो किस तरीके से उठाता है उनका मीडिया, और किस तरीके से FATF में कितना परसू किया, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को वहाँ तक ले गए। तो साफ ज़ाहिर जब बाहर आप डेथ स्क्वाड में, तो फिर इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इलीगल चैनल से फंडिंग हो रही है, तो FATF के ज़ुमरे में भी आता है। तो मेरे ख्याल ये दोनों तीनों स्ट्रीम्स पे, मीडिया में, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, इस पे काम होना चाहिए। ठीक है, इस पे काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और भारत का जो मकरू चेहरा है वो तो एक अरसे से सारी दुनिया के सामने, और अब तो रिपोर्ट्स पे सामने आना शुरू हो चुके हैं। और बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल ये सही बात की ब्रिगेडियर साहब भी सही निशानदेही कर रहे थे कि अब तो इंडिया की जानिब से बाकायदा तौर पर डेथ स्क्वाड्स भेजे जा रहे हैं, और US की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने कनाडा को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से भारत बराह रास्त मुलव्वस है वहाँ पर, जो सिख उनके रहनुमा हैं, खालिस्तान मूवमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये तो एक अलग है। और दूसरा विद इन कंट्री अक़लियतों के साथ जो हो रहा है। एग्जैक्टली, यही मैं पॉइंट कहने लगी थी कि भारत के अंदर सिर्फ मुसलमानों के साथ नारवा सलूक नहीं किया जा रहा, बल्कि सिखों के साथ, मसीही बिरादरी वहाँ पे जितनी है, वहाँ पे दलित जितने हैं बिलखसूस, उनके साथ ये किया जाता है। कास्ट में बहुत ज्यादा है उनके अंदर, कास्ट में बिल्कुल। और दूसरा ये कि मोदी सरकार जो है उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते हैं, इलेक्शन ईयर करीब आता है, वैसे वैसे इस तरह से जो पोलराइजेशन की उनकी पॉलिसी है, जो एक वॉर मॉन्गरिंग वाला उनकी स्ट्रैटेजी है ना, वो सामने आती है। तो ये हमने देखा है कि जब जब इंतखाबात करीब आते हैं, इस तरह की चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और वो तो अपनी इस तरह की सीरीज़ में भी दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पे इलाके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि ये फलानी ज़ात का है और ये फलानी ज़ात का है, और वो ज़ात का बंदा यहाँ पर एंटर भी नहीं हो सकता। मतलब इतना गलत कॉन्सेप्ट रखा गया है। और अगर इसी तरह के लोग हुक्मरान होंगे तो कितना गलत होगा। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद बिल्कुल जी, ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, आज के इस सेगमेंट सुनो मेरी जान है पाकिस्तान में हम आपको इस्लामाबाद में वाक़े पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की सैर कराते हैं। वतन अजीज के चारों सूबों का आगाज पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में वाक़े है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की तामीर का आगाज 2004 में हुआ, जो 2006 में मुकम्मल हुआ, जबकि 23 मार्च 2007 को इसे अवाम के लिए खोल दिया गया। इस यादगार का डिजाइन खिलते हुए फूल की तरह का है, जिसकी 7 पत्तियां हैं। 4 बड़ी पत्तियां पाकिस्तान के 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जबकि छोटी 3 पत्तियां आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की नुमाइंदगी कर रही हैं। और इन पत्तियों के दरमियान चमकता हुआ काला पत्थर इन लोगों की नुमाइंदगी करता है जिन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। इसकी पुश्त पर मेहराब बने हैं। मेहराब के मकाम पे खड़े होकर इस्लामाबाद का नजारा किया जा सकता है। इसके एक जानिब 4 सतून हैं, जिन पर ईमान, इत्तिहाद और तंजीम को निंदा है। यादगार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने यादगार पाकिस्तान म्यूजियम है, जिसमें क़याम पाकिस्तान से मुतालिक जिद्दोजहद करने वाले हीरोज की कुर्बानियों को मरहलावार तारीखी हकाइक के हवाले से दिखाया गया है। ये म्यूजियम इस खित्ते में कदीम समाजी इर्तिका से लेकर पाकिस्तान के हुसूल की जिद्दोजहद, पाकिस्तान के क़याम और क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक होने वाली बड़ी बड़ी कामयाबियों को पेश करता है। ये पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद इलाक़ाजात की तारीख, तहजीब और सकाफत की नुमाइंदगी करता है। तो जनाब अल्लाह ताला का ये हम पर ख़ास करम है कि उसने हमें पाकिस्तान की शक्ल में एक नेमत से नवाजा है। इतना खूबसूरत मुल्क अता किया है कि जिसके हर गोशे में कुदरत के हसीन शाहकार देखने को मिलते हैं। खूबसूरती का अनमोल तोहफ़ा है। और आज हमने आपको दिखाया इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में वाक़या पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और म्यूजियम। ये वैसे मैंने शायद बानो खुद भी जाकर देखा हुआ, आपने देखा? जी सब ने देखा, सब ट्रिप पे जाते हैं। लेकिन हमारे भी व्यूवर्स जो यहाँ पर नहीं गए तो यहाँ पर जाएं बिल्कुल, और जाकर देखेंगे किस तरह से जो एक आज़ादी की जिद्दोजहद की है पाकिस्तान ने, किस तरह से ये आज़ाद मुमलिकत कितनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल की है। उनकी जो यादें हैं
वो इस तरह से म्यूजियम में ताज़ा की गई हैं। म्यूजियम वो बहुत खूबसूरत है, उसमें पुरानी चीजें हैं, कायद आज़म के वो उस वैसे दौर की इस्लामाबाद पिक्चर्स वैसे हैं। सेल्फी इतना खूबसूरत है कि आप वहाँ पे कहीं पे भी चले जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल करता है यहीं के मूड होकर अच्छा हो रहते हैं, जाता है, साफ बिल्कुल। सुथरा। और वहाँ पे और भी बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। वैसे हम लोग अपने इस सेगमेंट के दौरान हर आने वाले एपिसोड में वैसे ऐड ऑन करते जाएंगे। Exactly. बड़े बड़े ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट हैं जो इस्लामाबाद में वाक़ है, और वहाँ पे जाके वहाँ आप पे पार्क इतने प्यारे हैं कि आप पहाड़ों के ऊपर जो पार्क्स वाक़ हैं वहाँ पर आप जाते हैं, आप खुद इंजॉय करते हैं, आपको किसी और आउटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आप पार्क में चले जाते हैं। तो खैर ये हमारा आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कल इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल जी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।